प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो भेजा था उसमें द्विध्रुव के कारण किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बनता है उसको बताया था। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा पी की ओर को ही होती है और निरक्षीय स्थिति में विपरीत दिशा में होता है। अब वो उसका दिशा तो हमारे को उस चित्र से स्पष्ट हो गई होगी, परंतु विद्युत क्षेत्र होता किस तीव्रता का है, आइए इस पर विचार करते हैं। तो आज हम टॉपिक लेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने इसमें एक द्विध्रुव लिया है और इसकी लेंथ जो है 12 ली गई है, ताकि अगर आधी दूरी हमें ले तो हमें उसको फ्रैक्शन में ना आए। -q मैंने इस तरफ लिया है और +q इधर लिया है। -q जहाँ पर स्थित है वो A है, B है और ये इसका केंद्र O है। और इससे ये जो है अक्ष है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है और मुझे इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो हमारा जो द्विध्रुव है +q -q से मिलके बना है और उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमें बताना है और इसकी द्विध्रुव की लंबाई 12 है। अब देखिए, आपको पता है इसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है वो 1/4πε0 Q/r² होता है। तो ठीक इसी प्रकार से -q के कारण P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको मैं E1 कह देता हूँ। तो -q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसकी ओर को होगा। आप जानते हैं नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र उसकी ओर को होता है। तो 1/4πε0 Q अपॉन r की जगह मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी। और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक तो है r, यहाँ से यहाँ तक है r और इतना है l। तो r प्लस l जो है यहाँ पर दूरी हो जाएगी। तो इसमें मैं r प्लस l का होल स्क्वायर लिख दूंगा। दिशा इसकी E1 की P से B की ओर होगी, P से B की ओर। +q के कारण इसी प्रकार अगर E2 विद्युत क्षेत्र है तो हम जानते हैं +q के कारण बाहर को होगा और थोड़ा ज्यादा होगा। इसको मैं E2 कह देता हूँ। ज्यादा क्यों होगा मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ तो आप लोग बताएंगे नहीं। वो इसलिए होगा क्योंकि +q इस बिंदु P के नजदीक है और विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम होने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो +q नजदीक है तो विद्युत क्षेत्र इसके समीप स्ट्रांग होगा। तो ये देख लीजिए इस प्रकार से r - l का स्क्वायर, दूरी आपको स्पष्ट हो गई होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, ये l है, तो ये जो दूरी है r - l होगी। इसकी दिशा P से अवे होगी, P से बाहर को। कुल विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पे देखिए कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है। जब भी दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जब भी दो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विपरीत दिशाओं में होते हैं तो कुल विद्युत क्षेत्र के लिए कुल विद्युत क्षेत्र बड़े वाले वेक्टर से छोटे वाले वेक्टर को घटा के मिलता है और दूसरा उसकी दिशा भी बड़े वाले क्षेत्र वेक्टर की ओर होगी।
तो कुल विद्युत क्षेत्र E जो है वो दैट विल बी E2 माइनस E1। जब मैं E2 और E1 को घटाता हूं तो देखिए किस प्रकार से E इज इक्वल टू E2 है हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में कॉमन है, E2 में भी है E1 में भी। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इसमें आप देखिए Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ एलसीएम लेके तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और डिनोमिनेटर में एक आर माइनस एल और एक आर प्लस एल मिलके बनाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्योंकि ये भी दो है ये भी दो है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र जो है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा 4RL, तो 4RL को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 इंटू 2RL। अब इसका क्या उद्देश्य है अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए Q इंटू 2L, बल्कि इसको R को भी इसके साथ ले लेते हैं, 2R इंटू 2L। Q इंटू 2L को हम कह सकते हैं P। याद कीजिए P का सूत्र द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर होता है आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, क्योंकि इनके बीच की दूरी यहाँ पे 2L है तो इसको मैं 2L कहूँगा। तो Q इंटू 2L को मैं P लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना होगा, और दिशा के बारे में क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दिशा E की और P की एक ही होगी, क्योंकि कुल विद्युत क्षेत्र इधर को है, E2 बड़ा था, कुल विद्युत क्षेत्र इधर को है। और आप ध्यान दीजिए माइनस Q से प्लस Q जो वेक्टर P होता है उसकी दिशा भी इधर ही को ली जाती है, तो P और E की दिशा एक ही है। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में व्यक्त करूं तो बस मुझे केवल इस E के ऊपर एक वेक्टर लगाना है। तो इस प्रकार से ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होगा और कितना होगा। अब देखिए अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है और जिस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र देख रहे हो काफी दूरी पर है, तो उस केस में R बहुत बड़ा L से होता है, तो L स्क्वायर नगण्य छोटा होने के कारण हम इसको छोड़ सकते हैं। और तब ये सूत्र जो है अगर R बहुत छोटा है L से, तो तब E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और L स्क्वायर छूट जाएगा तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4, तो 2RP अपॉन R की पावर 4, और इसमें एक R कट जाएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अब देखिए द्विध्रुव की अक्ष पर उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र यह है, और आप याद कीजिए बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये R क्यूब के। इसका मतलब यह है कि द्विध्रुव से जो हम दूर जाएंगे या आवेश से हम दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में जो कमी आएगी वो द्विध्रुव के मामले में बड़ी तेजी से आएगी, क्योंकि द्विध्रुव R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो द्विध्रुव से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र तेजी से कम होता है उसके तुलना में, जो कि एक बिंदु आवेश के कारण होता है। तो ये इसमें पॉइंट जो खास बात है नोट करने के वो ये कि विद्युत क्षेत्र कुल विद्युत क्षेत्र E उसकी दिशा P की ओर को ही होती है। जब आप इस डेरिवेशन को करते हैं तो आप माइनस Q इधर भी ले सकते हैं, प्लस Q इधर भी ले सकते हैं,
बिंदु P इस तरफ भी हो सकता है, बिंदु P इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन वो बातें जो नहीं बदलेंगी, एक तो सूत्र यही होगा ये वाला, दूसरी बात दिशा जो E की आएगी नेट E, उसकी दिशा और P की दिशा एक ही आएगी। ये दो खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी चित्र चेंज भी हो सकता है, तो आप किसी दूसरे तरीके से, यानी कि माइनस क्यू इधर लेके प्लस क्यू इधर लेके फिर P पर निकालिए, या माइनस क्यू इधर लीजिए प्लस क्यू इधर लीजिए और P इस तरफ ले लीजिए, तो इस तरफ ले लीजिए, तो इससे भी आपका एक थोड़ा सा खुद की सेल्फ एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर 2P होना चाहिए शायद, ये 2 गायब नहीं है। तो ये जो सूत्र है इसको भी ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि ये जो सूत्र है ये आपको एकदम याद रहे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तभी हमारी जिंदगी में बाहर आती है। बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r² होता है। पहला पॉइंट यह याद करने का। अब कोई द्विध्रुव है, प्लस Q इधर, माइनस Q ले लिया मैंने इधर, प्लस Q इधर ले लिया, और इससे केंद्र से R दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखना है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है, अगर इसको मैं 2L इसकी लंबाई ले रहा हूँ, तो 1/4πε0 2pr/r² - L² होता है। ये आपको याद रखना है। और अगर बिंदु P बहुत दूरी पर है तब E का वैल्यू 1/4πε0 और 2p/r³ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समरी बना के, एक समरी जरूर इसकी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आता है, ये तो था हमारा अक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति में देखिए किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं। निरक्ष या इक्वेटोरियल लाइन पर, निरक्ष पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, फिर से हमने वही डायपोल ले लिया, ये L है, 2L इसकी लंबाई है, माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित ये हमारा डायपोल है, ये इसका सेंटर है, एंड ये इसकी निरक्ष कहलाती है। इस पर R दूरी पर मुझे यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो प्लस Q के कारण पहले निकालते हैं, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का वैल्यू होगा, अब 1/4πε0 की जगह मैं खाली K इसमें ले रहा हूँ ताकि बार बार वो लिखना ना पड़े। Q/, देखिए अब दूरी R जो है ये लेंगे, जो अब से Q/r² लेते हैं, और ये कितना होगा R² + L², तो इसका होल स्क्वायर यानी कि R² + L²। दिशा B से P को, माइनस Q के कारण भी यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और उसकी दिशा ऐसी होगी E2 माइनस Q के कारण Q/r² + L²। ध्यान दीजिए हमने माइनस Q यहाँ पे लिया नहीं है, तो जब कभी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को आप दिखाएं तो आप साइन ना लें, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर के द्वारा दिशा को दिखाते हैं। तो माइनस Q इधर को हमने दिखाई दिया है। तो कुल विद्युत क्षेत्र अब E1 और E2 है। देखिए क्योंकि P से माइनस Q और प्लस Q बराबर दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी E1 और E2 एकदम बराबर आई हैं। भले ही इनकी दिशाएं यहाँ P से A को है, लेकिन ये बराबर है। अब जब इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ते समय एक दिक्कत क्या है कि ना तो ये विपरीत दिशाओं में है, ना ये सेम एक और को है, तो इनको जोड़ने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इनको वेक्टर विधि से जोड़ते हैं।
माना ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो इसके दो घटक हो जाएंगे E1 के, और इसी प्रकार से E2 के भी दो घटक हो जाएंगे। देखिए E1 और E2 के घटक कर दिए हमने, तो E1 का क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा, और इसी प्रकार से E2 का भी क्षैतिज घटक E2 cos थीटा है, जबकि लंबवत घटक E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, और इधर E2 sin थीटा। क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल निरस्त हो जाएंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा घटक निरस्त हो जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे निरस्त? क्योंकि ये दोनों बराबर है, E1 और E2 बराबर है और थीटा बराबर है। E1 और E2 cos थीटा जो है एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो कुल विद्युत क्षेत्र जो है, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्योंकि E1 और E2 बराबर है, इसे ऐड करके हम इसको 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। अब अगर मैं E1 पहले E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है, लेकिन क्योंकि E1 E2 बराबर है इसलिए E को मैं 2E1 cos थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। E1 हमारा कितना था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2E1, और cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर। फिर से फर्दर देखिए आप 2QL आ गया, और आप जानते हैं किसी डायपोल के लिए Q इंटू 2L का विशेष महत्व है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो इसकी जगह मैं P लिख सकता हूँ, तो P अपॉन ये दोनों यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो दोनों मिलके पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर आएगा। बस ध्यान रखना है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र इधर को है, जबकि P की दिशा -Q से +Q है। इसका माने अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिशाएं E और P की एक नहीं है, विपरीत है। अगर हम दिशाएं ना दिखाएं तो फिर सूत्र इतना ही काफी होगा। अब देखिए फर्दर वही, अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है और बिंदु P बहुत दूर है, यानी कि R बहुत बहुत बड़ा है L से, तो इस केस में L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल, और तब ये हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा RQ। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन द्विध्रुव। तो अब यहाँ पर द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है ये हमने पूरा समझ लिया है। तो अगर हम इसको देखें, अगर आपको याद हो अक्षीय स्थिति में R बहुत बहुत बड़ा है L के लिए, E की वैल्यू जो अक्षीय स्थिति में आई थी वो आई थी K2P अपॉन RQ। इसका माने अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो अगर मैं R इधर को लूँ, R दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र चेक करूँ और R दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र चेक करूँ, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ का दुगना होगा। अगर यहाँ पर मान्य विद्युत क्षेत्र है E, तो यहाँ पर वो विद्युत क्षेत्र उल्टी दिशा में होगा, एक तो निरक्ष पर, और होगा E/2। यानी कि अगर मैं यहाँ E लेता हूँ तो यहाँ पर 2E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति पर है, ये अक्ष पर है, ये निरक्ष पर है। तो निरक्ष पर और अक्ष पर देखो एक दूसरे का, अक्ष पर दुगना है निरक्ष का, या निरक्ष पर अक्ष का हाफ है। तो अगर मैंने निरक्ष पर E लिया है
तो उतनी ही दूरी पर इस तरफ 2e होगा, और अगर मैंने इस तरफ e लिया है तो उसी दूरी पर इधर e/2 होगा। एक तो परिमाण में, दूसरा दिशा, यहाँ पर अगर p इधर को है तो यहाँ पर दिशा इधर को ही होगी, जबकि यहाँ पर उल्टा होगी। अगर p इधर को है द्विध्रुव, यानी कि -q इधर है +q इधर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को आएगी p की ओर को, और यहाँ पर इसके विपरीत होगा। तो इस बात को आप सही से अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए और इसका अभ्यास करना है, और इसको एक आध दो बार देख सकते हैं जब तक आपकी समझ में नहीं आता। तो आज का बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि जब द्विध्रुव को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जहाँ विद्युत क्षेत्र पहले से ही है, वहाँ द्विध्रुव को रखते हैं, तो उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, ये हम अगले वीडियो में